नमस्कार। मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ेगी सीजीपीएससी 2020 एग्जामिनेशन में रैंक 142 और कैटेगरी रैंक 7 हासिल करने वाले दिलीप कुमार उइके जी। स्वागत है दिलीप जी आपका स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू मैम। दिलीप जी, इस एग्जामिनेशन को आपने अपने पहले ही प्रयास में क्लियर कर लिया। मैं चाहती हूँ जो जर्नी आपकी रही है वो आप हमारे साथ शेयर करें। मैडम, मैंने सिविल सर्विस के बारे में जो स्टडी है 12th के बाद मेरे मन में ये ख्याल आया कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि जब मैं अपने गांव से जब बाहर आया दुर्ग सिटी में पढ़ाई करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए, तो मैं ऐसे पर्सनालिटी से मिलता था। मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे गाइड किया। जब इन लोगों से मिला तो मुझे इंस्पिरेशन मिली इनसे, इस क्षेत्र में तैयारी करने के बारे में सोचा। उनके नोट्स, उनके बुक्स मुझे हेल्प किए और धीरे धीरे इस क्षेत्र में ध्यान देते देते सेकेंड ईयर फाइनल आते तक मैंने सिलेबस में अच्छे से पकड़ बना लिया। फिर जब फाइनल हुआ तो मैंने इस क्षेत्र में और अच्छे से ध्यान दिया। लॉकडाउन मेरे लिए गोल्डन पीरियड था, उस टाइम पे मैंने अच्छे से पढ़ाई की, सिलेबस पे अच्छे से ध्यान दिया और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट इस बार दिया था। दिलीप जी, बहुत स्पेशल होता है और जो कहते हैं जो पहला प्रयास होता है वो आपका गोल्डन अटेम्प्ट होता है। जो भी छात्र या छात्राएं हैं जिन्होंने मन बना लिया है सीजीपीएससी एग्जामिनेशन लिखना है, प्रिपरेशन में आने से पहले किन खास बातों का ध्यान रखना है? प्रिपरेशन में आने से पहले मैं सबसे पहले सबको बोलता हूँ कि सिलेबस पे अच्छे से ध्यान दीजिए। क्योंकि बिना सिलेबस के आप डायरेक्ट जंप कर लेंगे प्रिपरेशन पे, तो वो सही डायरेक्शन होगा या ना होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो पहले हमें सिलेबस को अच्छे से समझ लेनी चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आगे की स्टडी करनी चाहिए, ताकि हम ऐसे कोई भी वो चीजें ना पढ़ें जो सिलेबस से बाहर हो। तो हमारी टाइम बच जाती है और कम समय में हम अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ाई करना ये बहुत जरूरी है और अगर आपका ये पहला प्रयास है तो उसको आप सीरियसली दें, क्योंकि कई बार होता है लोगों को लगता है कि पहला प्रयास है, सेकेंड अटेम्प्ट से थोड़ा और समझ में आ जाएगा। इसलिए बहुत बार होता है कि पहले प्रयास को लोग लाइटली ले लेते हैं। दिलीप जी, एग्जामिनेशन के लिए माइंडसेट, एक एटीट्यूड बहुत जरूरी है। उस एटीट्यूड और माइंडसेट के बारे में आप हमें समझाएं कि क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बहुत लेंदी एग्जामिनेशन है, 3 स्टेजेस में होता है। माइंडसेट तो मेरे दोस्त भी हैं जिनको मैंने देखकर अपना मैं हमें मुझे मेरे मन में ये बैठ ही गया था कि मुझे दिलाना है। क्योंकि मेरे दोस्त लोग तैयारी कर रहे हैं, कई लोग ऑलरेडी जॉब में चले गए हैं, इधर उधर के जॉब कर रहे हैं। तो मेरी पहली प्रायोरिटी तो कोई एक रोजगार मिल जाए, ये था मैम। और क्योंकि मैंने पढ़ाई बहुत अच्छे से की तो और क्योंकि सच में ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, उतना ज्यादा फोकस्ड तो नहीं था। बस यही था कि कोई ना कोई पोस्ट मिल जाए, शायद इसी वजह से इतना ज्यादा रैंक आया है। और फिर भी कोशिश तो बहुत अच्छी थी, लॉकडाउन में बहुत अच्छे से पढ़ाई की, इस वजह से कैटेगरी रैंक 7 आ गया। अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन अप्रोच की, उसको किस तरीके से समझना है और अपनाना है अपनी प्रिपरेशन में? अप्रोच मैम, जैसे हम जो भी हमें डायरेक्शन दी जाती है, गाइडेंस दी जाती है हमारे सीनियर्स द्वारा, टीचर्स द्वारा, या कोचिंग में या कोई यूट्यूब से, तो हमें उसे अच्छे से फॉलो करने चाहिए। और डायरेक्शन वही होनी चाहिए जहां तक सिलेबस है। क्योंकि हम अगर पास्ट ईयर के पेपर को अटेम्प्ट करेंगे सीजीपीएससी की, तो हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चंस की डिमांड कहाँ से, किस क्षेत्र से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस क्षेत्र से नहीं आ रहे हैं। और पढ़ते पढ़ते हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस कहाँ है, किस सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, किसमें नहीं है। तो ये सारी चीज हम जब समझने लग जाते हैं, हमारे पकड़ अच्छे से हो जाती है सिलेबस में, तो फिर ज्यादा समस्याएं नहीं होती है। सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पेपर्स पे पकड़ अच्छी से बनानी है और वही आपका एक गाइडिंग लाइट हो सकते हैं। अगर मैं आपकी स्ट्रैटेजी की बात करूं तो आपके लिए, आपने अपने लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू? प्रीलिम्स के लिए मैम वैसे कोचिंग के बुक्स थे और मेरे पास खुद के छोटे छोटे बनाए हुए नोट्स थे, जो की पॉइंट्स ग्राफिकल्स और क्वालिटेटिव थे, जिसको मैंने सारे, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए फैक्ट ओरिएंटेड होता है, तो मैंने बहुत सारे फैक्ट याद करने की, रिवाइज करने की कोशिश की। और उससे पहले टेस्ट सीरीज भी। मेंस जब मेरा प्री निकला तो मैं उस लेवल पे था कि मैंने सारे सिलेबस के सारे टॉपिक्स एक बार गो थ्रू हो चुका था, तो मेरे में कॉन्फिडेंस थी कि मैं किसी भी क्वेश्चन को लिख सकता हूँ। मेरे पास 3 महीने के टाइम थे और 3 महीने महीने मैंने एक दिन में 2 पेपर लेता था, उसका टेस्ट सीरीज देता था साथ ही। और जो स्टेटिक पोर्शन है उसको भी पढ़ने की कोशिश पढ़ता था, उसको करंट अफेयर भी मेंटेन करता था। तो मेरी राइटिंग बहुत अच्छे से फोकस किया राइटिंग में, मैंने 3 महीने बहुत अच्छे से लिखे, जो मुझे मेंस राइटिंग में हेल्प।
दिलीप जी, कॉलेज के बाद से ही आपने इस एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर दी थी। जो भी छात्र या छात्राएं हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो इस एग्जामिनेशन में आना चाहते हैं, उनको जो एग्जामिनेशन के पहले का समय है, प्रिपरेशन का समय है, उसको कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है, किन मॉड्यूल्स में अपनी पढ़ाई को बांटना है? मैंने ये इस क्षेत्र के लिए पढ़ाई फर्स्ट ईयर से ही धीरे धीरे प्रारंभ कर दी थी। मैंने फर्स्ट ईयर में थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया, उस समय तो इंटरेस्ट कम ही था। सेकंड ईयर में मेरे इंटरेस्ट बढ़ते गए। फाइनल, क्योंकि मैं बीएससी में ग्रेजुएशन किया हूँ, तो मैं बीएससी के लिए कोचिंग भी करता था मैथ्स और फिजिक्स का, और 2-3 घंटे उसमें भी ध्यान देता था बीएससी के सिलेबस पे। तो फाइनल ईयर तक मेरी पकड़ बहुत अच्छी सी हो गई थी, और जस्ट फाइनल ईयर का मैंने पेपर दिया, उसी साल मैंने प्रीलिम्स के पेपर दिए और मेरे प्रीलिम्स भी क्लियर हो गए। जब प्रीलिम क्लियर हो गया तो मुझे अच्छे से कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैंने मेंस के लिए अच्छे से तैयारी की और 4 महीने ना राइटिंग प्रैक्टिस किया कि मेरे मेंस का पेपर ही बहुत अच्छा गया। तो क्योंकि मैं इस पे टाइम देता रहा, मतलब एक कंसिस्टेंसी होती है ना, वो बनी रही, तो ये मुझे बहुत हेल्प किया। प्रीलिम्स और मेंस की जो इंटीग्रेटेड तैयारी है वो कैसे होनी चाहिए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है मैम, क्योंकि हम लोग प्री और मेंस के लिए बहुत डिफरेंट लेवल की तैयारी करते हैं। एटलीस्ट सीजीपीएससी में भी इतने ज़्यादा प्री और मेंस में डिफरेंस नहीं है। मैंने जैसे बताया कि प्रीलिम्स के जो फैक्ट होते हैं मेंस के 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन में, वो पूरी तरह से वही प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही क्वेश्चन होते हैं। 8, 10 और 15 नंबर के क्वेश्चन ही एक ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी होती है, उसमें भी प्री के फैक्ट्स आपको लिखने होते हैं। तो इसमें ज्यादा इसमें दोनों के बीच में ज्यादा बहुत बड़ी डिफरेंस नहीं है। मैं मेंस में भी प्री के फैक्ट को पढ़कर गया था, प्री के नोट्स को पढ़कर गया था। तो मैं कहूंगा कि हमें इसके लिए अलग अलग अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। नोट्स भी बनाते हैं तो एक ही नोट्स पे हमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी करनी चाहिए। जैसे आपने मेंशन किया कि प्री और मेंस के लिए नोट्स अलग अलग आप नहीं बनाते थे, तो कैसे कोई टॉपिक है उसको उठाना है और समझना है कि प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? यस मैम, जहाँ तक मुझे समझ में आती है कि अगर हम मेंस के सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिए तो हमारे प्री के 80% टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। क्योंकि मेंस के हर एक टॉपिक का हम अगर नोट्स बना के रखे हैं, वो भी पॉइंट वाइज, फ्लो चार्ट में, डायग्राम्स में, ग्राफिकल नोट्स हैं, तो हम उससे प्री के फैक्ट को भी पढ़ सकते हैं और उसी फैक्ट से मेंस के आंसर भी लिख सकते हैं। तो मेरे नोट्स एक ही थे जो प्री और मेंस दोनों में काम आए, और उनको मैंने दोनों में यूज किया। ये तो आपने इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के बारे में बता दिया। अब मैं स्पेसिफिकली थोड़ा प्रीलिम्स की बात करना चाहूंगी। ये एंट्री स्टेज है, बट कई बार होता है इसे लाइटली ले लिया जाता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वालिफाई ही करने का लिए बहुत जरूरी है। तो किन खास बातों का ध्यान रखना है जब आप प्रीलिम्स के पेपर सॉल्व करते हैं? छत्तीसगढ़ के लिए मैम, हम देखिए तो 50% छत्तीसगढ़ होता है। छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन 50% प्री और मेंस दोनों में आते हैं। तो जैसे मैं रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग्स करता हूँ, तो मुझे छत्तीसगढ़ के कल्चर के बारे में, यहाँ की बेसिक चीजें में मेरी बहुत अच्छी पकड़ थी। तो उन्होंने इसने मुझे प्री में बहुत हेल्प किया। मैंने प्री के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की, बहुत बड़े बुक नहीं पढ़े। अपने छत्तीसगढ़ के कोचिंग्स के बुक होते हैं उन्हीं को पढ़े, और इंडियन जीएस को कवर किया था। तो इससे मेरे प्री ओरिएंटेड तैयारी हो चुकी थी, और प्री में मेरे को आउट ऑफ 200 130 मिले, जो बहुत अच्छे मार्क्स थे, जो मेरा मेंस के लिए बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस था। और मेंस के लिए मैंने टेक्स्ट सीरीज जो होता है उस पर ज्यादा ध्यान दिया। मैंने पुराने ईयर के जो क्वेश्चंस थे उसके मॉडल आंसर की तरह बना कर रखे, साथ ही जो टेस्ट सीरीज होते हैं उसको खरीद लिए, उसको बना कर रखा, उसको रिवाइज किया, और जो प्री में जो फैक्ट मैंने याद रखे थे उसी को रिफाइन करके आंसर लिखने का प्रयास किया, जो मुझे मेंस से बहुत हेल्प किया। दिलीप, आप एक रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, और जो भी छत्तीसगढ़ का जो कल्चर है, जो भी सामान्य ज्ञान की चीजें हैं, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई थी। जो एस्पिरेंट्स नए नए हैं, उनको ये दोनों पोर्शन कैसे समझना है कि छत्तीसगढ़ का सिलेबस कैसे कंप्लीट करें? यस मैम, जो नए एस्पिरेंट हैं मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि सीजीपीएससी के लिए आपको छत्तीसगढ़ पे पकड़ होनी बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय नॉलेज, यहाँ के जो राजवंश थे, यहाँ के जो भूगोल है, इकोनॉमी, छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं, इन क्षेत्रों में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अगर इन पे आप अच्छे से पकड़ बना लेते हैं तो लगभग पेपर नंबर 2 जहाँ पे ए से लिखा जाता है, फिर पेपर नंबर 5 जिसमें इकोनॉमी, ज्योग्राफी और योजनाओं से संबंधित होती है, पेपर नंबर 7
7 और इवन कल्चर के जो पेपर नंबर 6 है वहाँ पे ये सारे पेपर में आपको ये जो डाटा है वो आपके यूज होंगे। तो छत्तीसगढ़ में पकड़ जो है वो उनके लिए बहुत अच्छा आसान हो जाता है। दिलीप, रिवीजन की आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी अपने लिए? यस मैम, जैसे मेरे पास टाइम था, मैंने 2 साल लगभग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर तक तैयारी की, तो मैंने स्टार्टिंग में बेसिक बुक पढ़े और बेसिक बुक जैसे एनसीईआरटी के मेरे मेरे सीनियर्स लोगों के पास थे, कोचिंग बुक थे, उसको मैंने रिवाइज किया, उसकी स्टोरी को अच्छे से समझा। उसको 2-3 बार पढ़ने के बाद मैंने नोट्स बनाए जो फैक्चुअल थे, जिसमें ग्राफिकल्स थे, पाई चार्ट और फैक्ट फैक्ट थे उसमें। उसी को मैंने रिवाइज किया और वो फैक्ट ऐसे थे कि मैं उस फैक्ट को पढ़कर वो स्टोरी मुझे याद आ जाती थी बुक्स के। तो मेरे रिवीजन मेरे नोट से ही हुए हैं। दिलीप, आप नोट्स कैसे बनाते थे? आप ऑफलाइन नोट्स बनाते थे या ऑनलाइन नोट्स बनाते थे? यस मैम, जहाँ तक नोट्स बनाने की बात है, मैं बेसिक बुक पहले प्रेफर करता था, मैं उसको एक बार पढ़ लेता था, लगभग 2 या 3 बार तो मैं बुक पढ़ता था। जब मेरे को वो स्टोरी अच्छे से समझ आ जाती थी, मेरे माइंड में वो अच्छे से बैठ जाते थे, फिर मैं वहीं से नोट्स बनाता था। और वो फैक्चुअल नोट्स ऐसे होते थे कि उन फैक्ट को पढ़कर उसके पीछे की स्टोरी मुझे याद आ जाती थी। तो इस तरह मैं बहुत बड़े बुक का एक छोटा-सा नोट्स बना लेता था, जो लगभग 80 से 90 पेज के होते थे और उसी को मैं रिवाइज़ करता था, जो रिवाइज़ होने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करते थे। दिलीप, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? तो स्टडी आईक्यू मेरी जर्नी में बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि मैंने वहाँ से जैसे अंकित अग्रवाल सर के वीडियो है, वो इकोनॉमी के लिए मेरे को बहुत हेल्पफुल रहा। साथ ही जो वासु सर है मैथ्स, मैं उनके वीडियो हर रोज़ देखता था 1 घंटे, जहाँ से छत्तीसगढ़ में जितने भी पीएससी राज्य पीएससी हैं, उनके जो सी सेट के क्वेश्चन को कवर करते थे, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। साथ ही विपिन गोयल सर के एमसीक्यूज़ जो प्रैक्टिस कराते हैं, मैं उनके कोर्स को डेली फॉलो किया। मैं खाली समय में या फिर इधर जब मैं घूमता था, टहलता था, तो मैं रोज़ उसको देखता था, जो मेरे को फैक्ट याद रखने में बहुत हेल्पफुल रहा। साथ ही जो राहुल सांगोंकर सर हैं, उनके जो फेमस पर्सनैलिटीज़ के द्वारा जो लिखे गए आर्टिकल होते हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप को समझने में, जो मेरे को पेपर नंबर 7 में बहुत हेल्पफुल रहा। क्योंकि मैम मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान फैक्ट्स याद रखने के लिए विपिन गोयल सर का जो 10,000 एमसीक्यू कोर्स होते हैं, उनको खरीदा था, जिन्होंने मुझे फैक्ट याद रखने में, साथ ही सर जब क्वेश्चन को डील करते हैं, तो उनके पीछे की पूरी एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो मुझे उससे रिलेटेड अदर फैक्ट्स भी याद आ जाते हैं। तो याद करने में बहुत आसानी होती है, इतनी बार रिवाइज़ करा देते हैं कि कभी उसको भूल नहीं सकते। तो मेरी प्रिपरेशन के दौरान उन्होंने बहुत हेल्प। तो ऑल ओवर मेरी जर्नी में स्टडी आईक्यू का बहुत ही हेल्पफुल रहा। दिलीप, हमें खुशी है कि स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा और हम यही कामना करते हैं कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। विशिंग यू ऑल द लक एंड सक्सेस। थैंक यू।